हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहां पे आपको कोड टाइप करना है विमरीस@14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है उसके भाग 22 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग 22 है इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा महिलाओं में कौशल विकास के लिए डीजीपीओट नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महिलाओं में कौशल विकास के लिए जो डीजीपीओट नामक कार्यक्रम है यह चलाया जा रहा है गूगल के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गूगल के द्वारा जो है महिलाओं में कौशल विकास के लिए जो है डीजीपीओट नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। गूगल की अभिभावक कंपनी को हम कहते हैं अल्फाबेट। आप याद देखिएगा, गूगल की जो अभिभावक कंपनी है उसको हम कहते हैं अल्फाबेट, तथा अल्फाबेट के सीईओ हैं सुंदर पिचई। तो इसे भी आप याद देखिएगा, सुंदर पिचई जो हैं ये इसके सीईओ हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिए। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि गूगल की अभिभावक कंपनी कौन है, इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन गूगल की कौन है, तो अल्फाबेट है जिसके सीईओ हैं सुंदर पिचई। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही गूगल के द्वारा जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो है, जैसे आपका नियर बाई शेयर लॉन्च किया गया। नियर बाई शेयर जो एप्लीकेशन है, नियर बाई शेयर जो एप्लीकेशन है यह गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद जो गूगल प्लस है, गूगल प्लस का नाम बदल दिया गया। हाल ही में गूगल प्लस का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो गूगल प्लस का नाम बदल के कर दिया गया है गूगल करेंट। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, गूगल प्लस का नाम बदल के हाल ही में कर दिया गया है गूगल करेंट। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2020 का जो मुख्य कार्यक्रम था यह कहाँ पे आयोजित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आपको पता होगा प्रतिवर्ष 21 जून के दिन मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि 21 जून 2020 को जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया, इसका जो मेन इवेंट था यह निम्न में से किस जगह आयोजित किया गया। तो इसका मेन इवेंट आयोजित किया गया था लेह में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लेह, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में एक शॉर्ट वीडियो मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है कोलैब, इसको किसके द्वारा बनाया गया है। तो कोलैब नामक जो एप्लीकेशन है, शॉर्ट वीडियो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको बनाया है फेसबुक ने। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा फेसबुक के द्वारा जो है यह एप्लीकेशन बनाया गया है। फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। कौन है, तो मार्क जकरबर्ग जो है ये फेसबुक के सीईओ हैं। इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा फेसबुक के द्वारा जो है 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया गया। एक कंपनी है गीफी कंपनी और एक कंपनी है माइपिलरी। क्या नाम है, गीफी और माइपिलरी नामक 2 कंपनियों का जो है हाल ही में फेसबुक ने अधिग्रहण कर लिया है। तथा भारत में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है फेसबुक के द्वारा जिसका नाम है वी थिंक डिजिटल। इस प्रोग्राम का क्या नाम है, तो वी थिंक डिजिटल नामक जो प्रोग्राम है यह भारत में चलाया जा रहा है फेसबुक के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस अधिनियम यानी कि किस एक्ट के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो था 1955 का। इसके तहत जो है हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क को जो है आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, जिसको हिंदी में कहते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एसटी और एसटी प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने का डिसीजन लिया है। तो यह राज्य सरकार है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो राज्य सरकार है उसने यह निर्णय लिया है कि उनके द्वारा जो है
प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड की गवर्नमेंट। अगला प्रश्न हमारा है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको मिलेगी ईटानगर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ईटानगर। और आपका जो आइजोल है किसकी राजधानी? तो मिजोरम की राजधानी को हम कहते हैं आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। दिसपुर किसकी राजधानी है? तो असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। तो इसे भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न हमारा है, फ्लिपकार्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो फ्लिपकार्ट के वर्तमान में सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। तथा फ्लिपकार्ट कंपनी को खरीद किसने लिया है? तो वॉलमार्ट ने। किसने? तो वॉलमार्ट नामक कंपनी ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है। तथा फ्लिपकार्ट की जो स्थापना है यह 2007 ईस्वी में की गई थी, दो व्यक्तियों के द्वारा मिलकर, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। इन दोनों ने मिलकर जो है 2007 ईस्वी में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को बनाया था। तथा वर्तमान में फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। तथा फ्लिपकार्ट को किस कंपनी ने खरीद लिया है? तो वॉलमार्ट ने। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक जो चाय का उत्पादन है वह करता है असम राज्य। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा असम यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, विराट कोहली को जो है अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विराट कोहली को 2013 ईस्वी में जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2013 में विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। वर्तमान में जो विराट कोहली हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वह कौन सा है निम्न में से? तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में स्थित है यह बांध टिहरी। इसका नाम है टिहरी बांध तथा यह आपको मिलेगा उत्तराखंड में। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसका जो निर्माण है किस नदी पर किया गया टिहरी बांध का? तो आपको पता होना चाहिए भागीरथी नदी है। तो भागीरथी नदी पर जो है टिहरी बांध का निर्माण किया गया है तथा यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस शहर को भगवत गीता की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? तो भगवत गीता की भूमि के रूप में किस शहर को हम जानते हैं? तो कुरुक्षेत्र यानी ऑप्शन जो ए इसका बिल्कुल से जो कुरुक्षेत्र शहर है इसको भगवत गीता की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आपको मिलेगा हरियाणा में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अमेजन के सीईओ कौन है वर्तमान में? तो अमेजन के सीईओ वर्तमान में हैं जेफ बेजोस यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा जेफ बेजोस जो हैं वर्तमान में किसके सीईओ हैं? तो वर्तमान में ये सीईओ हैं अमेजन के। इसके साथ ही जो एलन मस्क हैं यह टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। कौन सी कंपनी? तो टेस्ला कंपनी है, इसके सीईओ हैं एलन मस्क। सत्या नडेला आपको मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। और जो गूगल कंपनी है गूगल के सीईओ आपको मिलेंगे सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई जो है गूगल के सीईओ हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फिनलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो फिनलैंड की मुद्रा को हम कहते हैं यूरो। तथा नॉर्वे की करेंसी को कहते हैं नॉर्वेनियन क्रोन। और स्वीडन की करेंसी को कहते हैं हम स्वीडिश क्रोन। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। फिनलैंड की करेंसी जो है वह यूरो है। नॉर्वेनियन मतलब इसके बाद जो नॉर्वे है, नॉर्वे की करेंसी को हम क्या कहते हैं? तो नॉर्वे की करेंसी को हम कहते हैं नॉर्वेनियन क्रोन। और यहाँ पे जो स्वीडिश क्रोन है यह कहाँ की करेंसी है? तो स्वीडिश क्रोन जो है करेंसी आपको मिलेगी स्वीडन की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, नर धड़ जिसको हम टार्सो कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में पाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नर धड़ जिसको टोर्सो कहते हैं यह हड़प्पा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा यानी ऑप्शन डी, हड़प्पा में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के समूह के अध्ययन का वर्णन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसमें से कौन है जो जनसंख्या के समूह का वर्णन करता है? तो सिंकोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समपारिस्थितिकी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, सिंकोलॉजी को हम कहते हैं समपारिस्थितिकी। तो यह जो है यहाँ पे जनसंख्या समूह का अध्ययन का वर्णन करता है सिंकोलॉजी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न तथा यह कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो जनसंख्या समूह है इसका जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है?
तो आपका हो जाएगा सिंकोलॉजी। सिंकोलॉजी को हम कहते हैं हिंदी में समपारिस्थितिकी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है? आपको पता है जो ऋग्वेद है इसमें टोटल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है इसमें आपको 10 मंडल मिलेंगे और इसमें 1028 जो हैं सूक्त हैं। तो आपको बताना है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र है। तो ऋग्वेद का मंडल है तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा तीसरा, यानी कि तीसरा जो क्या है मंडल है ऋग्वेद का, इसमें जो है गायत्री मंत्र का वर्णन है। अगला प्रश्न हमारा है, आग का जो आविष्कार है निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आग का जो आविष्कार है किस काल में किया गया था? तो आग का जो आविष्कार है यह माना जाता है पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल में जो है आग का आविष्कार हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल, यानी ऑप्शन ए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस काल में कृषि कार्य का प्रारंभ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो कृषि कार्य का जो प्रारंभ है किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नवपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नवपाषाण काल में जो है कृषि कार्य का प्रारंभ हुआ था। तथा नवपाषाण काल में जब कृषि कार्य का प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले कौन सी फसलें उगाई गई थी? तो गेहूं और जौ। तो इसे भी आप याद देखिएगा, जब कृषि कार्य का प्रारंभ हो गया था तो 2 इंपॉर्टेंट फसलें सबसे पहले उगाई गई थी। 2 फसलों का नाम था गेहूं और जौ। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, नवपाषाण काल। अगला इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर आपको बताना है कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार एग्जाम में पूछा गया है कि जैन धर्म के जो तीर्थकर थे वे कौन थे पहले। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऋषभ देव या आदिनाथ भी इनको कहते हैं। ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। तथा इनके लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में लाया जाता है? तो सांड का। सांड यानी वृषभ, तो सांड यानी इसको वृषभ भी कहते हैं। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है यह इस्तेमाल में लाया जाता है जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव या आदिनाथ के लिए। वह जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ। तथा इनके लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में लाया जाता है? तो सर्प का। सर्प का जो प्रतीक चिन्ह है यह पार्श्वनाथ के लिए इस्तेमाल में जाता है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हुए थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे भगवान महावीर। इनके लिए कौन सा जो प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में हम लाते हैं? तो सिंह का। तो तीनों आपके दिमाग में होने चाहिए। तो महावीर जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनके लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो इस्तेमाल में लाया जाता है सिंह का। और पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनके लिए जो प्रतीक चिन्ह है सर्प का इस्तेमाल किया जाता है। और जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं। इनके लिए जो प्रतीक चिन्ह है वह इस्तेमाल में लाया जाता है सांड यानी कि वृषभ का। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अभिनव भारत नामक जो संस्था थी इसका स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1904 में वी.डी. सावरकर के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा अभिनव भारत नामक जो संस्था थी इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में जो है की गई थी वी.डी. सावरकर के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा जो सोहन सिंह भाखना थे इनके द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। आप याद रखिएगा, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका नामक जो संस्था थी इसकी स्थापना की गई थी सोहन सिंह भाखना के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जो मैडम भिखाजी कामा थी इनके द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो पेरिस इंडियन सोसाइटी। आपको पता होना चाहिए सब। तो पेरिस इंडियन क्या हो गया? तो पेरिस इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना है यह की गई थी मैडम भिखाजी कामा के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दक्षिण भारत की जो गंगा है वह कौन सी नदी मानी जाती है? तो दक्षिण भारत की गंगा हम कहते हैं गोदावरी को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण भारत की जो गंगा है उसको हम गोदावरी कहते हैं, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। गोदावरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है गोदावरी नदी जो है इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जो राष्ट्रीय एकता दिवस है यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय एकता दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस है यह हम मनाते हैं 31 अक्टूबर के दिन। 31 अक्टूबर के दिन हम क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस?
तो 31 अक्टूबर को जन्म दिवस होता है किसका, आपको पता होना चाहिए। 31 अक्टूबर को जन्म दिवस होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आप याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म दिवस होता है यह 31 अक्टूबर के दिन होता है, तथा इसी दिन को जो है हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा सरदार पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनकी जो प्रतिमा है वह कहाँ पे हाल ही में बनाई गई है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है यह कहाँ पे बनाई गई है, तो यह बनाई गई है गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे एक है केवड़िया जिला। आप याद रखिए, गुजरात में एक केवड़िया नामक जिला है, नर्मदा नदी के किनारे आपको मिलेगा गुजरात में। यहीं पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है जो कि सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, वेब पेज किस भाषा में लिखे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको बताना है कि जो वेब पेज हैं यह किस भाषा में लिखे जाते हैं। तो जो वेब पेज है ये किस भाषा में लिखे जाते हैं, तो वेब पेज लिखे जाते हैं कौन सी भाषा में, तो HTML में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा HTML में जो है वेब पेज लिखे जाते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यूपीएस का विस्तृत रूप क्या है। यूपीएस का आपको विस्तृत रूप बताना है कि यूपीएस का जो विस्तृत रूप है वह क्या है। तो यूपीएस का विस्तृत रूप क्या होता है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है यूपीएस का पूरा नाम यानी कि विस्तृत रूप होता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, पृथ्वी पर किसी पिंड का जो भार है, पृथ्वी पर किसी पिंड का भार किस बिंदु पर न्यूनतम होगा, आपको बताना है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है वह किस पिंड पर न्यूनतम होगा, तो भूमध्य रेखा पर, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न हमारा है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम किस में मापते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम ओडोमीटर से मापते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ओडोमीटर, यानी ऑप्शन इसका बी है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न हमारा है, हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह कितनी होती है। तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा आपको मिलेगी 20.95% और जो नाइट्रोजन उसकी मात्रा है 78.09% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। तो तीनों की मात्राएं आपको दिमाग में रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है जो कि लास्ट प्रश्न आज का है, निम्न में से कौन सबसे अधिक मुलायम है। तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे मुलायम धातु कौन सी है, तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सबसे मुलायम धातु मिलेगी सोडियम, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। जो सोडियम है यह दिए गए ऑप्शंस में से सबसे मुलायम धातु है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो टेस्ट सीरीज हमारी 22वें नंबर की थी उसको हमने कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम अपनी अगली टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।